जानी चाहिए। बहुत मजे के गाने आप सुनने वाले हैं मेरे फेवरेट, जिस तरह कुछ झलक आपने देख ली है, और भी हमने बहुत सी बातें करनी है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ होंगे, शुएब अख्तर से भी हमने बात करनी है। आज का जो T20 है रात को आपने देखना है, आप दुआ करें पाकिस्तान में जीत जाए और फिर ये सीरीज हमारे नाम होगी क्लीन स्वीप के साथ, तो मजा ही आ जाएगा। विमेन क्रिकेटर से भी इस बारे में हम बात करेंगे। वादा कर दें कि शायद आप कल कुछ पुशअप्स, कुछ एक्सरसाइजें, कुछ इस किस्म की चीजें करेंगे, पीटी, ठीक है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, या फिर वो जो नया डैब, हाँ हम डैब भी कर सकते हैं, मतलब वो एक बड़ा डांस स्टेप है। अगर उमर अकमल ने किया तो फिर हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें जीतना जरूरी है, वरना ये सारा मतलब ये मुआहिदा ऑफ हो जाएगा। सीरीज तो हम पहले ही जीत चुके हैं। हाँ आई नो, बट वो क्लीन स्वीप की आप बात कर रहे हैं। और हमारे पास जीत की खबर से एक ब्रेकिंग न्यूज है। अभी जो मुबाहिसा हुआ कुछ ही देर पहले, दो सदारती उम्मीदवारों के दरमियान, अमेरिका के हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, वो कौन जीता है? हिलरी क्लिंटन ये मुबाहिसा जीत गई है। CNN एक बड़ा इदारा है, नशरियाती इदारा, उसका एक कहना है हिलरी क्लिंटन को 62% वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 27% वोट मिल सके हैं। तो इसका मतलब है कि जो मुबाहिसा हुआ है, जो बड़ी डिबेट हुई है, आपस में एक दूसरे से सवाल हुए हैं, जवाब दिए गए हैं, उसमें हिलरी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। हिलरी ने बेहतर जवाब दिए हैं, बेहतर सवाल उठाए हैं, बेहतर उनकी कारकर्दगी नजर आई है लोगों को। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं ये इंडिपेंडेंट पोल्स हो रहे हैं, ये जो हम आपको नताइज बता रहे हैं, ये CNN ने एक पोल किया है जिसके नताइज हैं जो कि प्रीटी मच इसको आप सही कह सकते हैं। लिहाजा 62% जो कि लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अगर आप देखें अमेरिका से बाहर जो हैं, मतलब वो ये सोच नहीं रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई इतना सीरियसली ले सकता है। लिहाजा नताइज कुछ सामने आ ही गए हैं। पहली डिबेट कई रिलेटिव्स अमेरिका में हैं, इसलिए आप जो बात करेंगी मुझे लगता है कि वो बड़ी सोच समझकर, और वो जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसके तहत आप बात करेंगे। अच्छा, फैमिली से भी मिल रहे थे, दोनों की फैमिलीज इस मुबाहिसे में आई हुई थी, और उसके बाद इनकी उनसे मुलाकात हुई है। वहां पर बिल क्लिंटन भी मौजूद थे, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बेटी भी वहां पर थी, और मेरे ख्याल दामाद भी। आप जरा अंदाजा करें कि हिलरी क्लिंटन किस पोजीशन में, एक तो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट अगर वो बन गई, और फिर उनके हस्बैंड भी प्रेसिडेंट थे, मतलब एक फैमिली ख्वाहिश भी है साथ साथ, और भी चॉइसेस देखे ना हमारे पास क्या है, तो मतलब इनमें आप सोच ही लेंगे क्या चॉइस हो सकती है। नेचुरली हिलरी क्लिंटन, हॉलीवुड के स्टार्स जो कह रहे हैं, आप हमने वो दिखाया ट्रंप के बारे में, मतलब नाम नहीं ले रहे। अब आप ट्रंप की साइड ले रहे हैं? नहीं, साइड नहीं ले रहा। एग्जैक्टली, सो हेंस आई रीइटरेट कि हमारे पास दो चॉइसेस जो रह गई हैं उनमें से। लेकिन अगर आप मेरी पूछेंगी क्या कहें कि तज्जिया या किसको जीतना चाहिए, आई थिंक हिलरी शुड गेन। उनका रिकॉर्ड बेहतर है 8 साल का, आप देखें ओबामा का, और उससे पहले बुश का, आपको याद है ना? बिल्कुल, थोड़ा सा मेरा ख्याल है डिबेट के बारे में भी हम डिटेल्स दे दें कि हुआ क्या। बिल्कुल, हिलरी ने क्या कहा है और ट्रंप ने क्या कहा है, जिसके बाद हिलरी जीत गई हैं, तो वो हम आपको बता दें कि ऐसा हिलरी ने क्या कुछ कहा। हिलरी कहती हैं दहशतगर्दी के खिलाफ अकेले लड़ना किसी मुल्क के बस की बात नहीं, दाइश समेत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि इससे अमेरिका को कुछ नहीं मिला, जो करना है अमेरिका को अकेले ही करना चाहिए। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ है। हिलरी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जो करना है अकेले करना है। सदारती उम्मीदवारों के दरमियान पहला मुबाहिसा तरक्की और खुशहाली, अमेरिका की समत और कौमी सलामती के मौजू पर हुआ है। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पॉलिसियों की वजाहत की और एक दूसरे के एतराजात के जवाब भी दिए। दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर जाती हमले भी किए। हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप के टैक्स रिटर्न जारी न करने पर एतराज किया, बोली अमेरिका में सब लोग टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्स रिटर्न अवाम के सामने नहीं लाए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के हक में थी, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमीरों पर टैक्स कम करने की तजवीज दी। इस पर हिलरी क्लिंटन का कहना था कि ट्रंप का मंसूबा गरीबों को गरीब तर और अमीरों को अमीर तर बना देने का है। ट्रंप ने एक मौके पर कहा कि हिलरी क्लिंटन 30 बरस से हुकूमत में है, पहले कौन सा काम किया जो अब सदर बनकर कर लेंगी। हिलरी ने कहा कि अमेरिका के मफाद में तिजारती मुआहिदों की हिमायत की। 8 साल पहले 9 मिलियन अफराद यानी 90 लाख अफराद की नौकरियां चली गई थी, लेकिन आज मईशत बेहतर हालत में है। ट्रंप ने जवाब में कहा कि 8 सालों में कर्जे दुगना हो गए हैं, रोजगार के बेहतर मौके के लिए लोगों को मराद देना होगी, हमें चीन और दीगर मुल्कों के साथ तिजारती मुआहिदों पर नजरसानी करना होगी। तो आपको वाज़े नजर आ रहा है किसकी क्या सोच है, लेकिन लग रहा है कि लोगों को हिलरी की सोच पसंद आ रही है। बहुत ही टेंशन, मैं सोचती हूँ कि अमेरिका में इस वक्त टेंशन चल रही होगी, बिकॉज अगर आप देखें जो इलेक्शंस हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होने, तो कितनी देर रह गई है?
लाइक अ मंथ, दैट इज ऑल। तो बड़े गेयर्ड ऐप है वो, और बड़े फनी किस्म के कुछ ट्वीट्स भी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी देखें तो बड़ी कुछ मीम्स बनी हुई हैं जिसमें बड़ा इस सारी रेस को, इस साल की खास तौर पे रेस को बड़ा तंजिया नजर में भी देखा जा रहा है, तो बड़ा फन भी उड़ाया जा रहा है। इसी इलेक्शंस के बारे में मेरा ख्याल है हम और बात भी करें। जरूर, चलें अब मेरा ख्याल है अपने अपने हम आ जाते हैं अपने अपने डोमेन में, अपने अपने कैमरे की तरह। श्योर जी, उसामा आप स्टार्ट करें। मैं बात बता दूं आपको, हिलरी ट्रंप पहला मुबाहिसा था ये, जिस तरह हमने पहले ही आपको बताया है 3 मुबाहिसे होते हैं कुल। दोनों की मकबूलियत में फर्क इतना मामूली है इस मुबाहिसे के बाद, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हम जो कुछ कहा जा रहा है वो सब आपको बता देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पोल्स में हिलरी को ट्रंप पर बाज़े बरतरी हासिल है, और अमेरिकी इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 अहम सदारती उम्मीदवारों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला बराह रास्त मुज़ाकरा कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। इस मुबाहिसे को अमेरिकी सदारती इंतखाबात और दोनों उम्मीदवारों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। 3 मुबाहिसों में से पहला, जिसे रिवायती तौर पर सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसे मुमकिन तौर पर खेल तब्दील करने वाले लम्हे से ताबीर किया जाता है। बिल्कुल, जिसे गेम चेंजर भी कहते हैं। और तारीख उठाकर देखी जाए तो अमेरिकी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसों का मरहला जो होता है वो हर दौर में इंतहाई अहम नजर आता है, क्योंकि इससे वोटर्स का रुझान तब्दील भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उनको क्या बात अच्छी लगी और क्या नहीं, जिससे सदारती इंतखाबात के नताइज पर भी असर जो है वो पड़ सकता है। और मजमूई तौर पर 3 सदारती मुबाहिसे होंगे, जिनमें से एक में नायब सदारत के दोनों उम्मीदवार डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन और रिपब्लिकन पार्टी के माइक पेंस जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे, और दूसरा मुबाहिसा जो होगा वो 9 अक्टूबर को है, और आखिरी जो होगा वो 19 अक्टूबर को होना है। इलेक्शन की तारीख 8 नवंबर है। मौजूदा मकबूलियत की बात करें तो एबीसी न्यूज पोल्स के मुताबिक 40% वोटर्स हिलरी क्लिंटन को, जबकि 44% डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला सदर देखना चाहते हैं। इसी तरह कंजर्वेटिव कदामत पसंद यानी रासमुसेन ग्रुप की जानिब से मुरतब किए जाने वाले पोल्स में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन पर 5 दर्जे बेहतरी जाहिर की गई है। यानी रासमुसेन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के 44%, हिलरी क्लिंटन के 39% पॉइंट्स जाहिर किए हैं। लेकिन अमेरिका में मोतबर तरीन समझे जाने वाले जराए इब्लाग के अदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सर्वे में हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़े मकबूलियत जाहिर की है, और एनवाई टाइम्स के पोल्स के मुताबिक अगला अमेरिकी सदर बनने के लिए हिलरी क्लिंटन के 45%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ 42% इम्कानात हैं। खास डिफरेंस वैसे नहीं है, अभी भी आई वुड से कि ही क्लोज मुकाबला है। लेकिन जो CNN का अभी आया है, जो वोट हुए हैं या पोल हुए हैं मुबाहिसे के बाद, पहले मुबाहिसे के बाद, जिसको आपने गेम चेंजर कहा है, उसमें तो हिलरी बहुत आगे है, 62% उनको वोट मिले, और डोनाल्ड ट्रंप 27% का पीछे। वहां लोग क्या सोच रहे हैं अमेरिका में, ये कैसे हो सकता है हम आपको ना बताएं। और हमारे साथ जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं अजीम एम मियां, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजीम साहब, वहां तो जो लोग बात करें, हम मैं हुआ यहां जो मर्जी कह लें, वोट तो अमेरिकियों ने कास्ट करने हैं। इस मुबाहिसे के बाद क्या सोच नजर आ रही है आपको? जनाब, ये मुबाहिसा पहला मुबाहिसा है। अलबत्ता इसमें हिलरी क्लिंटन जो है अपने एतमाद के एतबार से और अपनी प्रेजेंटेशन के एतबार से, अपने दलाइल के एतबार से और अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हावी नजर आई है। लेकिन ये अभी भी जो है गेम चेंजर इसे मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी मुकामात आहो फुहा और भी हैं और अभी बाकी मरहले भी हैं, और अमेरिकी वोटरों ने जो वोट देना है उन्होंने अपनी दाखिली पॉलिसियों को सामने रखकर देना है कि उनकी मईशत कितनी बेहतर होती है, उनको कितनी सिक्योरिटी हासिल होती है, और उनकी जो है आलमी हैसियत में वो बर्तरी जो है वो किस हद तक कायम रहती है। तो अमेरिकी जो है वो मईशत के पीछे जाते हैं, जो मईशत को बेहतर बनाने के लिए बात करेगा, और वो हिलरी क्लिंटन मुतवस्सित तबके की बात कर रही हैं, वो दौलतमंद तबके पर जो है टैक्स लगाने की बात कर रही हैं, वो इस बात की बात कर रही हैं कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक होगा, औरतों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का सलूक क्या है। ये सारे वो मसाइल हैं जो अमेरिकी घर घर के मसाइल हैं, और इनको सोचकर, इनको देखकर ही जो है वो अमेरिकी वोटर इस्तेमाल करेगा। और जब अमेरिकी वोटर उनके लिए सोचने के लिए और 2 मुबाहिसे उनको और मिलेंगे। अच्छा मियां साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या फीलिंग्स हैं उधर, खास तौर पे अब डिबेट एक गुजर चुकी है, क्या आपको लगता है कि उनका माइंड जो है और ओपिनियन सेट है, या फिर अभी भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं?
नहीं जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी के पास तो कोई इसलिए कोई चॉइस नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नजर जो है वो सबके सामने आ चुका है कि वो मुसलमानों के बारे में और अक़लियतों के बारे में क्या राय रखता है। अफ्रीकन और लातीनी जो मतलब बाशिंदे हैं उनका झुकाव जो है वो भी उसी तरफ है। और पाकिस्तानियों के पास तो कोई इसलिए चॉइस नहीं है कि वो पाक भारत ताल्लुकात में भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो भारत का साथ देंगे। उसके अलावा मुसलमान होने की हैसियत से भी पाकिस्तानी जरा से किसी खौफ में मुब्तला हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहीं मुंतखब हो गया तो पता नहीं वो क्या क्या पहाड़ ढाएंगे। और पिछले दिनों अभी बिल क्लिंटन जो हैं वो पाकिस्तानियों के दरमियान आए हुए थे, तो उनसे मिलकर मैंने हफ्ते वही ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि 8 साल तक तो हिलरी क्लिंटन खातून अव्वल के तौर से व्हाइट हाउस में रही। अगर आपको 4 साल जो है बतौर मर्द अव्वल सदर हिलरी क्लिंटन के तहत व्हाइट हाउस में रहना पड़ा तो आप कैसा फील करेंगे? मामला जेंडर इक्वालिटी का था। मुस्कुराए और कहने लगे कि जैसा भी हो ये ठीक है। मैंने जब उसका कहा कि मुझे जवाब आपने सही नहीं दिया तो कहने लगे आप इसे जो भी माने दे कर दें, मुझे अपनी हिलरी जो है उसको जीतता हुआ देखना है। और अवाम जो मुतवस्सित तबके की है वो भी मेरी राय में हिलरी क्लिंटन को जीतते हुए इसलिए देखना चाहती है कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है वो दौलतमंद तबके से आया है और दौलतमंद तबके ही की मराहत में जिंदगी गुजारते हैं। तबके की है तो देखते हैं कौन जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम मियां साहब, आपसे बहुत सी बातें आइंदा भी होने वाली हैं, बहुत सी मुलाकातें होने वाली हैं इस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान में, क्योंकि 8 नवंबर को इलेक्शन है और हम आपसे जानते रहेंगे। अब एक ऐसी बात हम करने लगे हैं जो दुनिया में यानी अमेरिका में मकबूल हो रहा है, जो खेल पाकिस्तान में और एशिया में तो है ही बहुत मकबूल। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और बड़ी एक्साइटिंग एक बात है जो हम आपको बताने लगे हैं। शॉपिंग फेस्टिवल्स किसको नहीं पसंद, लोग तो उड़ उड़ के बहुत से और मुल्कों में चले जाते हैं जस्ट टू अटेंड शॉपिंग फेस्टिवल, लेकिन आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे फेस्टिवल से जो कि घर में बैठे ऑनलाइन आप इस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ जी, मेला कब से नहीं लग रहा, पता नहीं इंसानी तारीख जितनी पुरानी तब से मेले लग रहे हैं और ये जबरदस्त मेला है जी। और ये है ऑनलाइन। जंग ग्रुप गूगल के साथ मिलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल ला रहा है जो कल से शुरू होगा। इस फेस्टिवल में ये वो .com और go2.com.pk के साथ मोबाइल भी ताबुन कर रहा है। इस फेस्टिवल में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़ों तक सब कुछ ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा और वो भी खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.gosf.live पर। और हमारे साथ बड़े इंटरेस्टिंग लोग भी बैठे हैं जो जबरदस्त गेस्ट हैं। गूगल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं इस वक्त और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ होते हैं खुर्रम खलील साहब। देखिए मेरी एक्साइटमेंट, मेरा बस चले ना मैं अभी शॉपिंग शुरू कर दूं क्योंकि डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तो इसलिए खुर्रम साहब से भी हम बात करेंगे। हमें एक और बड़ी अहम शख्सियत ने ज्वाइन किया है जी, अनीका अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से मोबाइलिंग चीफ डिजिटल ऑफिसर है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन खुर्रम पहले तो बताएंगे ऑनलाइन फेस्टिवल मतलब किस तरह ख्याल आया GOSF? जी अस्सलाम वालेकुम। हुमा उसामा, हम लोग गूगल में हमने इमर्जिंग मार्केट्स का मैं नुमाइंदा हूँ और हमने दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले कुछ सालों से ये GOSF करें। GOSF के माने ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल। तो आइडिया ये है कि ऑफलाइन में लोगों को शॉपिंग करने में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, आपको जाना होता है, ट्रैफिक के मसले होते हैं और दूर दराज इलाकों में भी कभी कभार जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम ये सब जो ऑफलाइन अवेलेबल है इसे ऑनलाइन लाएं ताकि आपके घर तक डिलीवरी मिले और उसके साथ आपको डिस्काउंट भी मिले, वो आपको ऑफलाइन शायद ना मिल सके। तो उस थॉट के साथ हमने GOSF शुरू किया था। हम दूसरे ममालिक में भी कर चुके हैं, इसी साल सिंगापुर और श्रीलंका में कर चुके हैं। हमारी टीम ने श्रीलंका में जब किया था तो 10% पॉपुलेशन श्रीलंका की ने इंटरैक्ट किया था। तो पाकिस्तान की 10% तो 2 करोड़ हो जाएगी। मजा आ जाएगा जी, मजा आ जाएगा। अच्छा, एक और जो शख्सियत हमारे साथ हैं आप देख भी रहे हैं, अनीका अफजल, बड़ी खुश लग रही है आप, लगता है बहुत खुश हैं ये फेस्टिवल जो होने जा रहा है और लोग भी बड़े खुश होंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है मोबाइलिंग टेलीकॉम में, उसकी पार्टिसिपेशन की वजह बताएं और मैं किस तरह से खरीद सकता हूं, एक आम आदमी किस तरह पार्टिसिपेट कर सकता है?
आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा इवेंट है जिसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हम 3G हैंडसेट्स लेके आ रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर्स जो हैं वो इंटरनेट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब हम उसको एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ ना सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन आप इससे खरीद और फरोख्त भी कर सकते हैं। सो जैज कैश की पार्टनरशिप से ये होगा कि आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अपनी चीज़ें ऑर्डर करेंगे और जब आप जैज कैश के वॉलेट के थ्रू अपनी पेमेंट करेंगे तो हम आपको और एडिशनल डिस्काउंट देंगे। सो ये कस्टमर्स के लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये पूरी दुनिया में बहुत कन्वीनियंस है जो फैल रही है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। और आप क्या उम्मीद कर रही हैं कितने लोग इससे चीज़ें खरीद सकेंगे? और फिर उसके बाद ये बताएं कि लोग कई दफ़ा डरते हैं कि ऑनलाइन खरीदने से चीज़ें कि पता नहीं कैसी होगी, सही तरह पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सो इसमें हम लोगों ने इंश्योर किया है अपने पार्टनर्स मर्चेंट्स के साथ कि वो डिलीवरी पे इंश्योर करेंगे। हम कस्टमर्स को सिक्योर पेमेंट्स दे रहे हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उनकी हेल्प करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। और उसके अलावा ये सिर्फ मोबिलिंक के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास जैज कैश का वॉलेट नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आपको एक वाउचर मिल जाएगा, वो आप उसके थ्रू पेमेंट करें और आप हमारे जैज कैश के रिटेलर पे जाएं और वहां पे जाके अपनी पेमेंट करें और आपका प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। खुरम, आपको भी इन्वॉल्व करती हूँ। प्लीज बताइएगा मुझे कि मार्केट हमारी कितनी बड़ी है, कि अगर इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो कितने ऑनलाइन यूजर्स हैं पाकिस्तान में और कितने फायदा उठा सकते हैं? हुमा, अगर आप पीटीए के नंबर्स देखें तो तकरीबन 30 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त 3G से कनेक्टेड हैं और डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो वेबसाइट है जो जंग ने एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ख़ुद डेवलप की है, ये मोबाइल फर्स्ट एक वेबसाइट है। तो ना आपको ऐप की ज़रूरत है, ना आपको डेस्कटॉप की ज़रूरत है। आप सीधे अपने फ़ोन से GeoSF.live पे जाएं तो आपको एक बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। तो 30 मिलियन तो मिनिमम है। अगर आप GSMA अरीना के नंबर देखें तो 50 मिलियन तक वो नंबर जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी तो ई कॉमर्स की पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी है। अब ये देखना है कि जंग ग्रुप और जो एतमाद के नाम है उनकी बैकिंग से जो GeoSF हो रहा है उससे कितने लोग आके इसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका खुरम साहब और अनीका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गूगल को हम हैप्पी बर्थडे भी कहेंगे, आज गूगल की सालगिरह है, तो इसलिए खुरम आपको और गूगल के सब इस्तेमाल करने वालों को बहुत मुबारक हो। इसलिए हुमा भी बड़ी खुश हैं, कहती हैं गूगल के बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए जी, सब बड़े इकट्ठे हो रहे हैं इस काम में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप वो इसमें शामिल है। गूगल सबसे बड़ा दुनिया का एक इदारा है और अपनी डोमेन में वो इसमें शामिल है। और मोबिलिंक सबसे बड़ा टेलीकॉम। एब्सोल्युटली, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आपको पता है कि बहुत सी चीजें हैं और आप कितना रश ट्रैफिक, जिस तरह खुरम भी मेंशन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, यू वांट टू सिट एट होम एंड एंजॉय सारा शॉपिंग एक्सपीरियंस। और अगर इतना बड़ा फेस्टिवल लग रहा हो तो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। तो बस अब तो कई लोगों का जो शॉपिंग के शौकीन है या नहीं भी है, उनको सस्ती चीजें मिल रही होंगी, घर बैठे मिल रही होंगी, तो कह रहे होंगे बस दिला ठहर जा थोड़ी देर, जैसे ये बस कल आ लैंड दे उसके बाद बस शुरू हो जाना चीजें खरीदना। तो सामान है, आपको समझ तो आ गई होगी, बड़ा ही स्मार्ट मूव किया, क्योंकि साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आगे हम क्या बात करने लगे और किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हाँ जी, दिला ठहर जा यारदार नजारा लैंड दे। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत आवाज मुनीर हुसैन की 21वीं बरसी है। मुनीर हुसैन 1930 में पैदा हुए। उनके कजन और मौसीकार सफदर हुसैन ने इन्हें अपनी फिल्म हातिम में मुतारिफ करवाया। इनके बाद मौसीकार रशीद अत्रे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर और ए हमीद ने उनकी आवाज से भरपूर फायदा उठाया। जरा सुने इनके गाने और फिर हम इनके बारे में आपको मजीद बताते हैं। एतबार को तरसे करार लूटने वाले ठहर जा यार का नजारा लैण दे दिला। अच्छा, ये भी थोड़ा सा आपको ट्रिविया दे दूं कि जो अत्रे साहब हैं वो इनके मामू भी हैं, तो आप देखिए जी बिल्कुल, तो लिहाजा इनकी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड ही मैं कहूँ म्यूजिकल रही और इसीलिए तो इतनी कोलैबोरेशंस हैं इतनी अच्छी और इतने अच्छे अच्छे गाने। गल कहते तो बता क्या तो बता क्या अपनी भी वो बेगानी भी बता क्या
अच्छा, ये हीर रांझा के भी गाने इसमें शामिल हैं। तो ज़ाहिर है टाइम कम होता है, कौन कौन से अच्छे गाने आपको सुनाते हैं? बस ब्रेक ले लें आप और हम ब्रेक के बाद आपसे मिल लेते हैं। मेरी मंजिल तू मेरा दीन। आज सियाहत का आलमी दिन है और इस बारे में हम क्यों ना बात करें, क्योंकि एक बहुत अहम चीज़ है। दुनिया में यह कहा जाता है कि अगर सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए, इसका मतलब सिर्फ नहीं है कि सैर की जाए, इससे मईशत को बहुत फ़ायदा होता है, उस शहर के, उस मुल्क के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दुनिया भर में 27 सितंबर को मनाया जाता है यह दिन। इस दिन को मनाने का मकसद, जिस तरह मैंने आपको कहा, कि आलमी बरादरी को यह समझाया जा सके कि सियाहत सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं, बल्कि इकॉनमी के साथ साथ सकाफती और समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां एडवेंचर टूरिज्म, तारीखी मजहबी मकामात, सियाहत के लिए पुरकशिश डेस्टिनेशंस हैं। और यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों हिमालय, हिंदुकुश और काराकोरम का संगम भी है। और यहाँ सहरा, दरिया, जिसे एक सयाह जो है वो देखना चाहता है। हर सयाह को यहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए। यहाँ दुनिया की सबसे कदीम तहजीब के आसार, गंदारा, टेक्सरा, मकली, यहाँ सूफियों के मजार, यहाँ क्या नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर शय से माला माल कर रखा है। जरूरत इस बात की है कि हम इसको एक्सप्लोर करें, दुनिया के सामने एक सॉफ्ट इमेज लेकर आएं। और बहुत से एक्सपर्ट जिनसे मेरी बात हो चुकी है वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सियाहत को बहुत फरोग मिल जाए तो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है काफी हद तक हल हो जाएंगे। इतनी ज्यादा यहाँ पर रोजगार के मौके मिलेंगे। वहां आप इतनी दुनिया फिर चुकी हैं, पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं जब आप जाते हैं दुनिया में? क्या मतलब अब डेफिनेटली मतलब आप लोगों से मिलना और वो इंटरेक्शन करना, और मुल्कों के लोग और तरीके से होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो इंटरेक्ट करना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, क्यों छुपे हुए हैं, जरा खड़े होकर हमें हाथ ऊपर करके दिखाएं कि आप कहां हैं। हाँ, तो पाकिस्तान में सब कुछ है। जरूरत यह है कि यहाँ से यहाँ अमन अमान हो और लोग यहाँ पर पाकिस्तान आए तो क्या ही बात है। लेकिन भारत लगता है उसकी भरपूर कोशिश है कि कोई ऐसा खित्ते में कोई अमन का माहौल ही ना बने कि लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर पाकिस्तान में सियाहत के मजे लें। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से तकरीर हुई है ना, वो भी अजीब थी। अक़वाम मुत्तहिदा में बलूचिस्तान को याद करके मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली भारतीय वज़ीर ख़ारजा को कश्मीरियों की 100 से ज्यादा लाशें याद नहीं आई जो उनकी काबिज फौज ने आजादी मांगने के जुर्म में गिराई हैं। सुषमा स्वराज साहिबा को अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान पर झूठी इल्जाम तराशी ही शुरू कर दी। कि अपने घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। And as you can tell, भारतीय वजीर खारजा ने नाम लेने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन पुराने इल्जामात को नई ख्वाहिशात की शक्ल देकर आलमी बरादरी की तरफ बढ़ा दिया। देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत की हठधर्मी अब इतनी बढ़ चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ही में खड़े होकर इसकी वज़ीर ख़ारजा तमाम करारदादों के बरखिलाफ कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देती हैं। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें।
जिस रोज सुषमा स्वराज ने जनरल असेंबली से खिताब किया उसी रोज उनके वजीर आजम ने सिंध तास मुआहदा मनसूख करके पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए एक इजलास भी बुलाया और इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और 1 लाख से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाने वाले भारत के वजीर आजम के मुंह से ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। रह गया सिंध तास मुआहदा तो पाकिस्तान को यकीन है कि भारत इसे मनसूख करने की जुर्रत नहीं करेगा। खाली खुली जो है मैं I'll still be a bit cautious while stating that क्योंकि वो इस वक्त एक desperate situation में है। when one is desperate, वो desperate people adopt desperate measures, तो वो नॉन लॉजिकल या अनलॉजिकल या इलॉजिकल बातें हो सकता है, वो इरेशनल एटीट्यूड उनका। लेकिन इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी को बैन करना जो है जिस मुआहदे की मनसूखी तो दूर की बात है, तकनीकी एतबार से तो भारत इसमें कोई तब्दीली भी नहीं कर सकता। इसी बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार होंगे। हमें ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइए। जी हेडलाइंस के बाद हम आपसे मिलेंगे। और अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पनामा लीक्स की तहकीकात से मुतालिक दरखास्तों पर इतराजात मुस्तरद, समाअत खुली अदालत में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मौजूदा सियासी हालात में फैसला दूर रस असर रखता है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जा रहा है आलमी मयार से कोसों दूर है। डॉक्टरेट के लिए मुकालाजात की तैयारी में भी 2 नंबरी की जाती है। हायर एजुकेशन कमीशन के इंकशाफात परेशान कुन हैं। और पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट देखती बहुत हैं, खेलने की तरफ इतना कम रुझान क्यों? पूछेंगे जियो पाकिस्तान की मेहमान विमेन टीम की सुपरस्टार्स निदा डार और नैन आबदी से। जिस तरह कुछ ही देर पहले हमने बात की थी सुषमा स्वराज वजीर खारजा भारत की, उन्होंने जो कुछ कहा अक़वाम मुत्तहिदा में उस पर ही हम बात करेंगे। और खास तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान का जिस तरह जिक्र किया है अपनी तकरीर में, पाकिस्तान के दाखिली मामलात को वहां पर उठाया है और कश्मीर पर जिस तरह उन्होंने बात की है, झुटलाया है, झूठ बोला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर के बारे में और उन्होंने कहा है कि तो अटूट अंग है, पाकिस्तान ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे कश्मीर के बारे में। इस सब पर हमने बात करनी है। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, उनसे इस बारे में बात करते हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, जो सुषमा स्वराज साहिबा ने जो कुछ कहा है खासतौर पर कश्मीर को के बारे में उन्होंने नजरअंदाज किया और बलूचिस्तान के बारे में बात की, इस पर आप क्या कहेंगे? जहां तक ताल्लुक है भारत का सुषमा स्वराज का बलूचिस्तान के बारे में बात करने का, उनके वज़ीर आज़म भी ये बात कर चुके हैं और भारत की पूरी हुकूमत डोवाल के डॉक्ट्रिन पर अमल करते हुए पाकिस्तान में बदअमनी फैला रही है। और आज तो चीफ आर्मी स्टाफ ने सेंटकॉम में बयान में वाज़ेह कर दिया है। दूसरी बात जो तकलीफ दे ये है कि हमने इस तारीखी मौके को भारत के जो स्टेट टेररिज्म का स्पॉन्सर कर रहा है इस रीजन में सारे में, उसका लिंक हम इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। ये मौका था जब हमारे वज़ीर आज़म भी ये बात कर सके और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब इसका रिबटल आएगा पाकिस्तान की तरफ से उसमें सारी चीजें वाज़ेह की जाएंगी। जी जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो भारतीय प्रैक्टिसेस हैं इस वक्त अब तक आपको कामयाब होती नजर आ रही हैं? जी नहीं, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद दुनिया ये जान चुकी है कि सारी दहशतगर्दी के पीछे और सारे मसाइल के पीछे पाकिस्तान के बजाय कुछ और ऐसी ताकतें हैं जिनका हाथ है और वही ताकतें भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश मसरूफ़ है। लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है या पाकिस्तान की अपनी एक जो अहमियत है इस खित्ते में, उसकी वजह से अब रूस, चाइना, ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तुर्की ख़ास तौर पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय कोशिशें रहेंगी तो सही, लेकिन कुछ दिनों से भारत पर जंग का भूत सवार था, अब वो इससे हटकर दीगर इक़दाम करने की बात कर रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं समझता यह हूं कि भारत ने जो इनिशियली तूफान बर्पा किया था उड़ी के बाद,
इस किस्म का वो हमेशा से एक रवैया अख्तियार करता है ताकि पाकिस्तान घबराहट में कुछ गलतियां कर बैठे। इससे पहले हम इस किस्म की हरकत कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो बॉम्बे ब्लास्ट हो या पठानकोट का वाकया हो, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को दिफाई पोजीशन में खड़ा कर दिया था, जिससे भारत के जो रवैया है या भारत का जो व्यू पॉइंट है उसको तक़वियत मिली। लेकिन इस दफ़ा भारत की तमाम कोशिश जब नाकाम हो गई तो उनको ये पता है कि जंग इतना आसान खेल नहीं है, ये अल्फाज का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब भारत की जो हुकूमत है वो जंग से तो पीछे हटती हुई नज़र आई है, लेकिन जहाँ तक उनकी शरारत करने का अंसर ताल्लुक़ है वो ज़रूर करेगी और वो इस किस्म का कोई काम करेगी जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हो, हमें दुख भी पहुँचे और जिससे हमारी अफवाज को और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जी जनरल साहब ये भी बताइए कि भारतीय इक़दामात के जवाब में पाकिस्तानी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? बदकिस्मती से ये हमारा एक बहुत ही कमज़ोर पहलू है हमारी गवर्नेंस का कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारी कंट्रडिक्शंस हैं। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सियासी क़ुव्वतें हैं जो शायद वाज़ेह नहीं हैं या उनके मफादात पाकिस्तान से बाहर कहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत सफारती महाज पर पूरी यकसुई के साथ अभी तक अमल नहीं कर सकी। वो चाहे कश्मीर की पॉलिसी हो, चाहे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की ओवरऑल पॉलिसी हो, जिसमें शुरू से ही अवाम पैदा किया गया है। अगर आपको याद हो तो जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे तो मैंडेट ही भारत से दोस्ती का मिला है। हालांकि पूरी उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भारत का तस्करा कहीं मौजूद नहीं था। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से हमारी सफारती मुहिम पूरी जोर नहीं पकड़ती। तो चाहिए ये कि हुकूमत अपने यकसुई पैदा करे अपने सारे सोच में और एक मुस्बत, पॉजिटिव और एग्रेसिव पॉलिसी लेकर दुनिया में आगे बढ़े। आज की दुनिया में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बड़ी क़ुव्वत अता फरमाई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह आपने रोशनी डाली है इन सब मामला पर। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या इक़दाम करता है और भारत अपनी हटदर्मी किस हद तक बरकरार रखता है। एक और बड़ी खबर है टॉप स्टोरीज में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात से मुतालिक दरखास्तों पर एतराजात मुस्तरद करते हुए समाअत खुली अदालत में करने का हुक्म दिया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और वतन पार्टी और तारिक असद एडवोकेट की दरखास्तों पर एतराजात मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया कि समाअत खुली अदालत में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ फैसला सामने आया है और अब पनामा लीक्स के बारे में जो भी दरखास्तें हैं सबके सामने इनकी समाअत होगी। सबको पता कि इसमें क्या हो रहा है, समाअत में क्या हो रहा है। एक काम जो सिंध में हो रहा है सबको नजर आ रहा है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की आंखें बंद हैं, वो लगता है बिल्कुल अंधी हो चुकी है, उसको इस मामले में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया था कि सिंध की जो महकमा सेहत है उसके कितने बुरे हालात हैं और हम जितनी बातें करें इसके बारे में लगता है कि वहाँ किसी पर भी जूं नहीं रेंग रही। हाँ जी, हुकूमत के कान पर जूं तो नहीं रेंगती। ताज़ा तरीन खबर यह है कि सूबे में बिनाई और आंखों के मसाइल पर काम करने वाला इदारा अमलन बंद हो चुका है। सूबाई महकमा सेहत का वाहिद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोजेक्ट एक अरसे से गैर फाल है। मंसूबे के तहत मोतिया, काला पानी, पैदाइशी तौर पर आंखों में नक्स और आंखों के दीगर अमराज को रोकना था। इसी मंसूबे में स्कूल्स में बच्चों की बिनाई का टेस्ट करना और बर वक्त उनकी आंखों का इलाज करना भी शामिल था। यह इदारा 2012 से अब तक बंद है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इतना अहम इदारा जो 2012 से लेकर अब तक बंद है। प्रोजेक्ट को फाल करने के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके, 4 साल गुजर गए, मंसूबे का PC1 मंजूर हो गया, आसामियां भी पुर कर ली गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। वो बड़ी जिम्मेदारी से ही कह रहा हूँ। मैं जब 2 साल वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, उस ज़माने में जिस तरह आगे पीछे दौड़ के किसी तरीके से हमने प्रोग्राम तो चलाया, लेकिन मेरे जाने के बाद वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सका। ये सारे जो कंट्रोलेबल चीज़ें जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है ना, उसका एक पूरा लाएमल बना हुआ है। उसके ऊपर पैसे भी सेंक्शन है, उसके ऊपर पोस्टें भी सेंक्शन है कि किस तरीके से हम जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ को हायर करेंगे। आज हम 2016 में हैं और अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।
और आपको ये भी बताएं कि कवानीन के तहत सिविल अस्पताल के आंखों के शोबे का सरबराह इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। मिनट्स में क्लियरली मेंशन है, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, सिंध गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि सीनियर मोस्ट पर्सन प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट विल बिकम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। डिले किया गया मेरे जाने के बाद, फिर किसी और को बनाया गया जो कि प्रोफेसर के वो मिनट्स के बिल्कुल रूल के बिल्कुल खिलाफ था, फिर किसी और को बनाया गया जो रूल के खिलाफ था, फिर अब किसी को भी नहीं बनाया जा रहा। फिर पोस्ट जो है ना वो एडवर्टाइज की गई कि भाई हम इंटरव्यू लेंगे और हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इनकी पसंद के लोग इनको चाहिए थे, वो मंसूबा नहीं चल रहा। ये इतराफ तो सूबाई वजीर सेहत भी करते हैं, लेकिन सारे नए मसलों का हुकूमत के पास एक ही पुराना हल है, यानी कमेटी तश्कील दे देना। वजीर सेहत की बकौल इस मामले पर भी कमेटी तश्कील दे दी गई है और अगर कवानीन में तब्दीली करना पड़ी तो वो भी की जाएगी। गवर्नमेंट अपने आप पे जो चाहे कर ले, प्रोग्राम भी बना दे, पॉलिसी भी बना दे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल के जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, वो भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें कि हम मिलजुल के काम करें। लेकिन अगर हमारे कानून में देखा जाता है कि नहीं वो बंदा तो बिल्कुल अच्छा है, नॉलेज भी है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं दे सकता कि ये चीज़ हमारा पर्पस सर्व हो सके, तो हम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी जो हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें देखेंगे कि अगर कानून में कोई तरमीम करनी है तो वो भी पब्लिक के भले। कमेटी खेलने में कितनी आंखों के चिराग गुल हो जाएंगे। अगर अरबाब इख्तियार को एहसास हो जाए तो शायद बंद अस्पताल खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तो ये खबर सुन के ही मेरा दिल हिल गया, लेकिन जो खबर हमारे लिए लाए हैं हमारे नुमाइंदा खावर खान, उनसे बात करते हैं। खावर, मुझे बताइएगा, ये मैंने सुना है कि जब आप इन डॉक्टरों से, डायरेक्टर से, इन सारों से बात कर रहे थे और इस स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो आपके खुद भी आंखों में आंसू आ गया था और काफ़ी आप भी गमगीन हो गए थे। जी बिल्कुल। ये इस तरह है कि अगर आप अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी क्या होगी? सिंपल यही है कि सिंध की जो 6% आबादी है वो या तो अनकरीब अंधापन की तरफ जा रही है और 1% जो है वो ऑलरेडी जो है वो ब्लाइंड हो चुकी है। तो उनकी प्रिवेंशन के लिए ये इदारा बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। 33 करोड़ रुपए जो है वो PC1 उसका अप्रूव हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो नहीं है गुज़िश्ता 4 सालों से। तो अमलन जो है जो इख्तियारात होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ कराची बल्कि जो देही इलाके हैं इंटीरियर सिंध के, वहाँ जाके कैंपिंग करेगा। उसके बाद जो वहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उनको जो है हल करने की कोशिश करेगा कि बच्चे हैं पैदाइशी तौर पर जिनकी आंखों के इश्यूज होते हैं, वो हो गया, काला पानी हो गया, कैटरेक्ट हो गया। तो ये जो बुनियादी मसला है, इस हवाले से ये प्रोग्राम था, लेकिन अमलन जो है ये प्रोग्राम गैर फाल है। और जिन लोगों को बचाया जा सकता है, जिस तरह डॉक्टर इदरीस ईदी ने कहा कि 98% जो अमराज हैं आंखों के, वो अगर प्रिवेंशन उनकी बर वक्त हो जाए, उनको बर वक्त इलाज मिल जाए तो ये सही हो सकता है। लेकिन हुक्काम जो है वो बेहिसी की तरफ जाए पे जाए। कितनी बड़ी बात है, 98% लोग जो आंखों की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो सही हो सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। अगर स्कूल्स में जाके टेस्ट हो जो इस इदारे ने करना था तो कई बच्चे बेहतर हो सकते हैं, कई लोगों को अंधा होने से बचाया जा सकता है। तो जब आप जाते हैं हुकूमत के नुमाइंदों के पास तो कोई शर्म उनको नजर आती है, कोई परेशानी कि वो खावर आ गए हमारे पास ये सवाल करें? नहीं बस खावर हम जल्दी से ये काम करें, आप बेफिक्र हो जाएं कि इतने दिन में हो जाएगा। कभी कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश? उसामा, जब यही सवाल जो है वज़ीर सेहत से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मुझे आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और जितना मैं कर सकता हूं उतना ज़रूर करूंगा। लॉ ये कहता है कि जो सिविल हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट का हेड होगा वही ये PCB भी चलाएगा। वो ये कहते हैं कि जी सियासी भर्तियां हो रही थी, इस वजह से हमने इसको रोका है और कवानीन को तब्दील किया जाएगा। ये एक अच्छा फार्मूला होता है किसी भी चीज़ को डिले करने का। जी कवानीन में तब्दील का मतलब ये है कि आप दोबारा से बिल लेके आएंगे, उसको सेनेट असेंबली में पेश किया जाएगा, वो बिल पास होगा, उसके बाद जाके दोबारा से एक प्रोग्राम मैनेजर आएगा और फिर वो काम होगा। तो उस अरसे में कितने लोग जो है जो बीनाई से महरूम हो सकते हैं। दूसरा जो इसका बुनियादी मकसद ये था, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, हमारे मुल्क में कोई सर्वे नहीं होता कि बच्चे का विजन जो है, आंखें वो उसकी मुतासिर हो रही हैं नहीं हो रही। खुद से जब वो बच्चों को बताता, मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मुझे देखने में परेशानी हो रही है, उसके बाद जाते हैं। तो इसका एक सर्वे ये था कि जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनका सर्वे किया जाए। अगर किसी की आंखें कमजोर हैं तो उसको बर वक्त जो है ग्लासेस लगा दिए जाए ताकि उसकी बीनाई जो है वो मुतासिर ना हो। आगे कई लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है
हैं। बहुत शुक्रिया आपका खाबर खान, आप ये खबर लेकर आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आला इसका नोटिस लेंगे और जल्द ये इस मंसूबे पर काम शुरू हो सकेगा। पता नहीं क्या करें, वरना तो बहुत ज्यादा टेम्प्टेड थी कि खाबर से मैं जरूर ये पूछूं क्या वजह है कि इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इतने अस्पताल, वो जर्मन भी एक सेंटर का हमने जिक्र किया जापान के ताबन से एक था। मतलब इतनी ज्यादा हम बातें कर चुके हैं, क्या वजह है कि ये चीजें क्यों नहीं चल रही, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। फिर मैंने कहा क्यों पूछूं, बेहिसी और क्या है, मतलब ये बिल्कुल बेहिसी है कि आपके पास अदारे बने हुए हैं, आपके पास बैरून मुल्क से लोग, ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मदद करने को भी आ रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप काम नहीं करना चाहते। बेहिसी के अलावा और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर इस पर जल्द काम ना हुआ तो फिर मुराद अली शाह साहब वो एक्टिव तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो लोग कहेंगे फिर क्या फर्क है कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह एग्जैक्टली और कायम अली शाह का क्या फर्क रहेगा? फिर वो इस तरह की बातें होने लग जाएंगी। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि इस तरह के इदारे बनाए जाएं, लोगों की सेहत का ख्याल किया जाए, लेकिन आप अपने लिए कर सकते हैं कि अच्छी सेहत के लिए खुराक अपनी अच्छी रखें, और इस पर हम जियो पाकिस्तान में बात करते रहते हैं। आपको पता है कि हम कुछ फल फ्रूट टाइप चीजें आपको देते रहते हैं, उनके फायदे जरूर बताते हैं, क्योंकि जो जिसको चीज पसंद आती है वो खा तो लेता है, लेकिन बहुत सी चीजें इग्नोर कर जाते हैं जिनमें बहुत फायदा होता है। तो आज किसके फायदे हम आपको बता रहे हैं, पाइनएप्पल यानी अनानास। अगर आप अपनी स्किन को कील मुहासों से दूर और तरोताजा रखना चाहते हैं तो अनानास को अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करें। ये बालों को लंबा और घना बनाता है, नज़ला, खांसी और ठंड से दूर रखता है, हड्डियां और दाढ़ें मजबूत बनाता है, बिनाई, कुव्वत मुदाफ़ियत और निज़ाम हाज़मा बेहतर बनाता है। अनानास कई मुख्तलिफ डिशेस, मशरूबात और डिजर्ट्स तैयार करने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे पाइनएप्पल टार्ट, पीना कोलाडा और पाइनएप्पल केक मशहूर हैं। यकीनन अनानास के साथ सैलेड्स का मजा दोबाला हो जाता है। अच्छा, टाइम कम है लेकिन एक वाकया ये नहीं हो सकता कि मैं ना सुनाऊं, इसलिए कि मैंने पहले कमिट कर लेता हूं से। मेरे एक दोस्त हैं और वो आप देख रहे होंगे, उनका नाम मैं बताता हूँ, मुनीब उनका नाम है, और वो अनानास को इतना पसंद करते हैं कि सिर्फ नाम लेना तो वो उनके मुंह में पानी आ जाता है, और वो कहीं भी जाते हैं जहां पर होकर आप ऑल यू कैन ईट वाली बात हो ना, तो वो जाके सिर्फ अनानास डालेंगे, पाइनएप्पल, और उसके बाद खाते हैं। उनसे जब हम मजाक में पूछते हैं तुम पाइनएप्पल इतना क्यों खाते हो, तो कहता है यार मुंह में होता है ना, ओह तो ये बड़ा मजा आता है। तो उनको वो हर दफा पूछें, आप जितनी बार पूछेंगे यार ये देखो ये होता है ना, तो बड़ा आई थिंक दैट्स स्टिल अ गुड रीजन। मैं पाइनएप्पल इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे पता चला उर्दू में इसको अनानास कहते हैं, एंड आई लव सेइंग अनानास। अच्छा, हमने आपसे टॉप स्टोरी में कहा था कि हम बड़ी ही अपनी होनहार विमेन क्रिकेट टीम की 2 मेंबर से आपको मुलाकात करवाएंगे, तो उनसे हम यही पूछ लेते हैं कि वो कितना फल इस्तेमाल करती हैं अपनी सेहत के लिए और फिट रहने के लिए। हमारे साथ कौन है जी? मेरे साइड पे बैठी हैं नैन आबिदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और निदा डाल। दोनों से हम बात करेंगे, तो पहले नैन से सवाल कर लेते हैं, आपकी बारी है। नैन, व्हाई क्रिकेट? मतलब मैं सोच ही रही थी कि जब आप दोनों आएंगी तो मैं जरूर पूछूंगी, आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स, मतलब बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, मैं बिल्कुल कॉन्डरस्टैंड नहीं कर रही, जरूर आप क्रिकेट खेलें, लेकिन क्रिकेट ही क्यों? क्रिकेट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट था, उस वक्त लोगों के ज़हन गुमान में नहीं था कि क्रिकेट भी कोई लड़कियां खेल सकती हैं। इवन दो मेरा सारा रुझान जो था वो पढ़ाई की तरफ था, बट मैं घर के इतने पेड़ पौधे तोड़ चुकी हुई थी कि मेरी अम्मी ने कहा कि ग्राउंड जाओ और वहाँ जाके अपने टैलेंट यूज करो, और वहाँ पे लाइटें बैठे होंगे, तुम्हारे घर का नुकसान भी नहीं होगा। तो उसमें पढ़ाई की तरफ ज्यादा थी, बट अम्मी ने मुझे एक इंटरव्यू दिखाया, उसमें वुमेन क्रिकेटर का इंटरव्यू था। अम्मी ने कहा जाओ जाके चेक करो कि तुम में इतना टैलेंट है, उतने स्किल है कि तुम ये खेल सकती हो, क्योंकि इतने सर्टिफिकेट और इतने मेडल्स मैंने स्कूल वीक ना उसे ले चुकी हुई थी। तो मैं मेरा एनईडी का भी एग्जाम था, उसको भी मैंने पास किया, और मैंने जाके यहाँ पे ट्रायल्स दिए, उसको भी किया। तो अम्मी ने मुझे बात बोली कि हमारे पास लॉयर है, हमारे पास शोबिज में लोग हैं, हर तरह की फील्ड के लोग हैं, बट क्रिकेटर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ तुम एक क्रिकेटर बनो और पे बैक करो उन पेड़ और लाइटों का जो तुम तोड़ चुकी हुई हो। ये बताएं, ये आज जो मैच है हम सब सोच रहे हैं क्लीन स्वीप हो जाए। शेख अख्तर से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, वो भी कह रहे थे कि क्लीन स्वीप कर लेगा पाकिस्तान T20 में। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह की फॉर्म चल रही है सबकी माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की फॉर्म, कमबैक बहुत अच्छा है कि इंग्लैंड की सीरीज से ही जो T20 थी, तो माशाल्लाह मुझे भी यही लगता है कि इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। और आपका फेवरेट प्लेयर इस वक्त कौन है हमारी T20 में? जो अच्छा परफॉर्म करता है मुझे तो वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हाँ, सरफराज है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे शकील बहुत पसंद है, शकील खान। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मुझे मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्यूरियस हूँ पूछने में, क्योंकि देखिए हम अगर टीवी पे काम करते हैं तो लोग अब एक्सपेक्ट करते हैं कि खवातीन लड़कियां भी टीवी में काम करती हैं, लेकिन आप जवाब किस तरह देते हैं? अभी भी लोग जो पूछते हैं कि एक लड़की क्रिकेट खेलिए, मतलब उनको किस तरह आप रिस्पॉन्ड करते हैं? शकील
खान की तरह जवाब दे देती है, चक्का लगा के नहीं ऐसे बहुत, मुझे एक्चुअली शाहिद अफरीदी हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं और शाहिद अफरीदी को बहुत ज्यादा फॉलो करती रही हूँ। अब तक भी मेरी गेम भी इस तरह की है, मैं बहुत तेज खेलती हूँ। तो जवाब लोगों का मैं अपनी परफॉर्मेंस से ही देती हूँ। जो लोग बात पहले करते थे कि यार ये क्या किस गेम में जा रही है या बाहर निकलेगी, जो कि आपको पता है हमारे सोशल लोग जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं इस बारे में कि लड़कियां बाहर जा रही हैं। स्पेशली कोई हो ना हो अपने घर में सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं भाई जैसे कि नहीं जाना, तुम बहन हो, नहीं बाहर निकलोगी, फलाना, ये क्या कहेगा, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की बात किया, यार आ जाओ जो देख लेते हैं कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं। लेकिन ये कि बात करके या आपको इस तरह के खेल आपको अपना सामना करके ये सब चीजें फिर आपको पेश ये सामने आ ही जाती हैं कि नहीं यार अगर टैलेंट है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। अब भाई था पहले बहुत ज्यादा रुकावटें करता था, नहीं तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना। लेकिन अब सबसे आगे वही होता है, जब तुमने कैंप तुम्हारा कब लग रहा है, कब प्रैक्टिस पे जाना, सबसे पहले वो खेल रही तुम, ये अच्छा, अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का मुंह चुप करा सकते हैं। वैसे जो भी आपको तनकीद और ये क्रिटिसिज्म और बहुत सवाल करे तो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत आप आगे जा सकते हैं। लेकिन मतलब कितना आगे जाना है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं सना मीर है हमारी कैप्टन है, कितनी अरसे तक आप क्रिकेट खेलेंगी, फिर ये भी होता है लड़कियों का शादी वगैरह का सीन, तो कितनी बिल्कुल एक जब तक आप फिट हैं, मैं तो कहती हूँ सारी लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेल रही हैं वो जब तक फिट हैं, जब तक वो समझती हैं वो क्रिकेट खेल सकती हैं, खेलें। लोगों के ऊपर अपने करियर्स को ना डिपेंड करें कि एक एज आ जाती है कि खत्म करना, ऐसी बात नहीं। आप अपने आप को फिट रखो, आपको लगता है कि आप खेल सकते हो, आप में वो एनर्जी बाकी है, तो आपको खेलना चाहिए बिल्कुल। और अपने करियर को परस्यू करें जब तक आप करें, और आगे जाके आप डिफरेंट जो तरीके जैसे मैनेजमेंट की तरफ आप आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप बहुत और एवेन्यूज हैं। ऑफ कोर्स आप अपने आप को उसी जगह पे रखें जहां आपको लगता है कि आप वहां पे सेटल हो। अच्छा, हमारे जो हमारी टीम है इंटरनेशनल टीम मर्दों की, उसमें तो बड़े पैसे मिल जाते हैं, तो पैसों की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। खबर है हमारे पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी तैनातियां, सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरियां कलअदम करार दे दी हैं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 73 मुलाजमीन की खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरियों से मुतल्लिक केस की समाअत पर 16 मई को फैसला महफूज किया था। फैसले में करार दिया गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने 2011 से होने वाली भर्तियों में आइन के आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की, जो भर्तियों से मुतालिक दिए गए कवायद ज़वाबित से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार उस्मान मीर का भी हवाला दिया गया, जो अदालत आलिया में तैनात होने से पहले एक निजी बैंक में मुलाजिम थे। इसके अलावा आमिर अब्दुल मजीद का भी जिक्र किया गया है, जो रेडियो पाकिस्तान में ग्रेड 4 में मुलाजिम थे, जबकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रेड 17 में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर तैनात किया गया। अदालत उस्मा के जजेस के रिमार्क्स में कहा गया है कि किसी को भी मेरिट की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानबूझकर मंजूर नजर अफराद को नवाजेगी तो अदल का इदारा दागदार होगा। मेरिट की पामानी से अवाम का अदल के इदारे से एतमाद उठ जाएगा। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 150 के करीब मुलाजिमीन पर लागू होगा और इतलाक 2011 से आज तक की भर्तियों पर होगा। फैसले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भाई इदरीस कासी भी फारिग होंगे, जो कि हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1 माह के अंदर अंदर इन तमाम भर्तियों का इश्तिहार देकर भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाए। अब दोबारा से यानी भर्तियां होंगी। जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज के नुमाइंदा खसूसी, उनसे बात करते हैं। अब्दुल कयूम, ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये कितना अहम है, और क्या पहले जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मेरिट पे नहीं होती थी? हुमा, ये वाक़तन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान की तारीख है, लीगल हिस्ट्री है, उसमें ये एक इंतहाई अहम फैसला है, क्योंकि इसमें एक और दर जो है वो भी खुलेगा, और वो ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर हाई कोर्ट्स के फैसले होते थे उसके खिलाफ रिट का जो है वो दाखिल करने का इख्तियार जो है अब लोगों को हासिल हो जाएगा। तो इससे एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आएगी कि जिसको ये कहा जाता था कि जुडिशरी के अंदर के मामला जो है उनको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो अब ये एक जो है वो एक नई जहद जो है वो इसके अंदर आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स जो हैं
उसके अंदर बहुत सारी जो है आप नैब की तकरीरों, नैब के अंदर तकरीरों का अमल है, उसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है सिंध का, उसके अंदर और उनके मेंबर्स की एलिजिबिलिटी को हवाले मुकदमात हैं, और भर्तियों के मेरिट के ऊपर भर्तियां ना होने के हवाले से बहुत सारे मुकदमात हैं जो इन ही अदालतों के अंदर आते हैं और इन पर फैसले किए जाते हैं। कौन है, किसने इनको भर्ती किया? जी हाँ, इसके अंदर 2010 से लेकर 2013 है, और इसमें दो अगर हम देखें तो अफराद जो हैं वो बड़े अहम हैं। एक हैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आईनी तौर के ऊपर दोबारा तश्कील दी गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस बने थे, उनके दौर के अंदर ये तकरीर हुई, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी उसमें जस्टिस रियाज, जो कि इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और अनवर कासी, जो कि इस वक्त मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंदर थे। और जो है वो इकबाल हमीदुर रहमान, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज हैं, तो इनके दौर के अंदर ये एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज एक जो फैसला आया है हमारी टॉप स्टोरीज में शामिल है। जी सिद्दीकी साहब मुकम्मल करें। इसमें अब जो है ये बार एसोसिएशंस की, क्योंकि ये इस हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि जो जजेस हैं वो ये हल्फ लेते इम्तियाज और किसी के फेवर या किए बगैर जो है वो अपने फैसले करेंगे। ये हल्फ लिया जाता है, जज का हल्फ इस हवाले से बहुत सेंसिटिव है। तो अब बार एसोसिएशंस और वकला की तरफ से ये मुतालबा अब आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा कि इन जजेस हजरात ने इस तरह की मंजूर नजर अफराद की तकर्रियां करके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो इनको अपने ओहदे अब छोड़ने चाहिए। आखिरी सवाल, पनामा लीक्स के बारे में जो दरखास्तें थी उन पर एतराजात लगे, वो अब मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुली अदालत में ये दरखास्तों की इनकी समाअत होगी। खतरे की घंटी है हुकूमत के लिए अब? उसामा, खतरे की घंटी तो देखें, ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर जाहिर है कि अब मामला ओपन कोर्ट के अंदर होगा। जहां ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, वहीं अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सियासत के लिए भी खतरे की घंटी होगी, और असल में अब पुरखतर रास्ता अब शुरू होगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, जाहिर है कि अब जो ओपन कोर्ट के अंदर हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। आया हुकूमत उसी तरह संजीदगी से, जैसा कि वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में कहते रहे कि इन मामलात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और उनकी तरफ से ही होनी चाहिए, उसके ऊपर हुकूमत कायम रहती है, या वो इन दरखास्तों की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर एतराज़ात लेकर के सामने आएगी। अब जो है वो मामला इस तरह से चलेगा कि जाहिर है पहले काबिल समात होने के हवाले से इन दरखास्तों के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, और फिर अब तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं, तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के अंदर तो 10 के करीब रिस्पोंडेंट्स हैं। बहरहाल अब ये मामला बिल्कुल खबरों में रहेगा जी, और इस बारे में हम आपसे जी अब ये जी हाँ बिल्कुल जी चलें, इस पर भी हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे मेहमान यहाँ भी हैं, नैन आबदी हमारे साथ हैं, निदा डार हैं। ये बताएं, फैसलों की बात हो रही थी, अंपायर का जब फैसला आपके खिलाफ आए तो फिर क्या होता है? फिर आपको गुस्सा चढ़ता है कि क्या करें, लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी भी नहीं कर सकते। डिसिप्लिन को ख्याल में रखते हैं, डिसेंट शो नहीं करते, कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो जिससे टीम को हमारे नुकसान हो, क्योंकि इस डिसेंट से आप बैन भी हो सकते हो या आप पे पेनल्टीज भी लग सकती हैं, या आपकी इमेज खराब हो सकती है आपकी टीम की। तो हम कोशिश करते हैं जो डिसीजन हो उसको हम ले लेते हैं। निदा, आप अफरीदी की फैन है, तो मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा भी अफरीदी कर चुके हैं पिच पे भी, तो वो थोड़ा जज्बाती थे, उन्होंने वो थर्ड अंपायर को भी कह दिया कि भाई इशारा दे दिया, जज्बाती से आप भी सीखते हैं? जज्बाती तो हूँ शुरू से, और अग्रेसिवनेस तो आपके पता है क्रिकेट में होनी भी चाहिए, और गुजरांवाला शहर से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि लड़ाकी भी। शाहिद खान अफरीदी साहब के साथ जो तस्वीरें हम वो भी दिखा रहे हैं, आपको लगता है उनको अभी शाहिद अफरीदी को चांस देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए, वो फिट हैं और T20 में उनकी बिल्कुल जगह भी बनती है, और मेरी दुआ है। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ जी, लेकिन जगह उनकी अभी भी बनती है। मैं कहती हूँ कि उन जैसे हिटर अभी तक नहीं आए, उन जैसे ऑलराउंडर अभी तक नहीं। इनको कहते हैं 20 साल नहीं होगी। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? मतलब उनको डाई फैन है वो अफरीदी की, जिस तरह आधा मुल्क है इधर। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपैरिजन कर लें, जब भी आप बाहर गए हैं टूर्नामेंट्स वगैरह में, तो आप क्या वो डिफरेंस देखते हैं कि वहाँ के प्लेयर्स क्यों बेहतर होते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस होती है एट टाइम, और यहाँ कम होती है? मतलब वो आपको पता है कि क्यों होती है, कि आप वो डिसाइफर कर सकें? बिल्कुल जी, फिटनेस का लेवल उनका बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल लेवल, उनके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनको फैसिलिटीज जो रिसोर्सेज दिए गई हैं हमारे में उसमें बहुत ज़्यादा अभी भी कमियाँ हैं, और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है। वो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, क्लब्स खेलते हैं, बहुत डिफरेंट। ये वही खवातीन को भी मिलती हैं जी, आप कुछ लेवल्स पे देख सकते हैं कि वैसी फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो लड़कियां लाहौर की हैं वो वहाँ पे जाके अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लेती हैं, लेकिन जो आउट ऑफ द सिटी या लाहौर के या कराची के इर्द गिर्द नहीं है, उन लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो यंग टैलेंट जो कि आ रहा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो किस क्लब में ज्वाइन करें या कहाँ पे जिम वगैरह ज्वाइन करें, कोई ऐसे सेशंस हो जाए, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर इस तरह का हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ आ जाएं, वैसा सिस्टम आ जाए कि कुछ लड़कियां इकट्ठी होकर एक जगह पे जाके कैंप्स कर लें और वहाँ पे कोई इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह हो जाए, तो यंग टैलेंट को जो आ रही हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो, जो कि हम फेस कर चुके हैं बहुत पहले। बिल्कुल, आप बेहतर करना चाहते हैं। हमें ब्रेक लेनी है और टैलेंट क्या बात कर रही थी, ब्रेक पर जाते जाते मैं आपको अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ और उसके बाद आप फैसला करें कि मैं स्पिनर बन सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं काफी घर में तो कोशिश करता रहा हूँ। प्लीज ब्रेक लें, ये करते रहेंगे इस किस्म की हरकतें, तो हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक। और हम लड़कियों ने अपनी टीम बना दी, उसामा को हमने आउट कर दिया। उसामा पढ़ेंगे खबरें, हम खेलेंगे गेम। और इधर हम आ जाते हैं, निदा से मैं पूछूंगी कि कुछ हमें ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड तो बताए ना कुछ। आजा इधर, आ जाए नजदीक आए मुझे। और कुछ ये ले बॉल मैं तो फेंकूंगी नहीं कि उड़ के वहां चला जाएगा। कुछ ट्रिक्स बताएं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, मतलब किस तरह बॉलिंग होनी चाहिए। हाँ जी, ये ऑफ स्पिन है और मैं ऑफ स्पिन ही करती हूँ, और ये लेग स्पिन है। इसकी मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि मैं करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये जलवे जो हैं किस किस को उड़ाया है आपने? हाँ, ऑफ स्पिन से तो मैंने बहुत ज्यादा उड़ाया, बहुत सारे लोगों को उड़ाया और कोशिश कर रही हूँ आपके एक नई वैरायटी ले आऊँ लेग स्पिन में भी। ओह नाइस। हाँ जी, तो फिलहाल तो अभी इस पे काम कर रही हूँ। वैसे स्ट्रेटर वन काफी मैं यूज करती हूँ। अच्छा, जो भी ये नई चीज लाएंगे, आपको याद है ना एक वो दूसरा था, तो इनका जो भी नई चीज होगी उसको हम तीसरा करेंगे। बस आज हमने डिसाइड कर दिया कि हम करेंगे। ओके नैन, क्या कौन सा शॉट आपका फेवरेट है, कुछ आप हमें ये भी बताएं। मेरी स्ट्रेट ड्राइव फेवरेट है। मैं कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेट बैट से ज्यादा क्रिकेट कैसे, कुछ मतलब कुछ एक्शन करके दिखाए ना, वी वांट टू सी यू मूव। एक्शन यही हो सकता है। ये बड़ा जबरदस्त एक्शन था, मतलब मैं तो योगा में भी शायद ये एक्शन ना कर सकूं। लेकिन हु आर योर बेस्ट अपोनेंट्स? आई वुड से कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हराया जाता, हम हरा देते, जो कि काफी क्लोज मैचेस हमारे उनके साथ गए हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने वर्ल्ड की टॉप टीम्स को हराया। लेकिन सबसे जो हमारे मुखालिफ जो खड़ा होता है, हमें जहाँ पे एग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, दैट इज इंडिया। हाँ, मैं पूछने ही लगी थी कि क्या टेंशन उतनी ही होती है इंडिया पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की, जो कि वैसे जो ट्रेडिशनली हम देखते आ रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स लोग तो इतने नहीं होते, लेकिन अभी जो हमने इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में उनको खेला था तो 4-5 हजार लोग थे और वो इंडिया ही कर रहे थे। हमसे कोई एक्सपेक्टेशन उनको नहीं थी, जो कि हमारे ही फेवर में आया और हमने फिर उनको उस दिन मैच हरा दिया। तो नर्वसनेस जरूर होती है क्योंकि एक अच्छी टीम से आप मैच खेल रहे होते हो, लेकिन बड़ा खुशी हुई कि उस दिन उन लोगों ने हमें भी सपोर्ट किया जीतने के बाद। उनके क्राउड ने हमें सपोर्ट किया, अच्छी क्रिकेट को उन्होंने सपोर्ट किया, जो कि अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए डिस्पाइट कि आप मुल्कों को सपोर्ट करें। एब्सोल्युटली, आई होप पीपल रिमेंबर दैट। एंड ओवर टू उसामा। उसामा, कुछ खबरें भी सुना दें, मतलब कुछ काम की बातें। मैं देख रहा था कि आप कुछ टिप्स ले रही थी, तो मेरा ख्याल है शायद आप भी कुछ सीख जाएं स्ट्रेट ड्राइव करना। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि मैंने क्या सीखा। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस सम। जबरदस्त। अच्छा, आला प्लेयर्स हमारे साथ हैं आज जियो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में आला तालीम का जो हाल है जब आप सुनेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान में आला तालीम मुसलसल जवाल का शिकार है, हुकूमत को जागना होगा। PhD 31 हैं और 26 MPhil प्रोग्राम मतलूबा मयार पर पूरा ना उतरने की वजह से बंद है। 56 PhD और 10 MPhil प्रोग्रामों में दाखिले रुकवा दिए गए हैं, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 इदारे बंद करने के साथ साथ 38 फैकल्टी अराकीन को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। मुल्क में आला तालीम डाउनफॉल का शिकार है। इस सिलसिले में सख्त इक़दाम वक्त अहम जरूरत बन चुके हैं। गुज़श्ता दिनों HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की टीम ने यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का मयार जांचने के लिए 171 यूनिवर्सिटीज का दौरा किया और 293 PhD और 57 MPhil प्रोग्रामों का जायजा लेने के बाद इन्हें फौरी तौर पर बंद करने का हतमी फैसला किया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि HEC में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। इस सिलसिले में हायर एजुकेशन
विजन 2025 पर काम जारी है और HEC मुस्तकबिल के तकाज़ों से निमटने के लिए नए तालीमी प्रोग्राम शुरू करने पर भी गौर कर रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क के 89 अजला में आला तालीमी इदारे मौजूद ही नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन को 2006 से अब तक रिसर्च पेपर्स में नकल की 198 शिकायत मौसूल हुई हैं। 70 केसेस में प्लेजरिज्म साबित हुई जिस पर फैकल्टी मेंबर्स ब्लैक लिस्ट हुए और जुर्माने भी आयद किए गए। नकल के 6 केसेस अदालतों में हैं। जुर्म साबित होने पर उम्मीदवार और सुपरवाइजर को ब्लैक लिस्ट करने की तजवीज जेर गौर है। चेयरमैन HEC ने बताया कि तालीमी सेक्टर में अभी मजीद 30,000 PhDs दरकार हैं। बलूचिस्तान में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 5, सिंध में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 6, पंजाब में 4 से 6 और इस्लामाबाद में 2 नई यूनिवर्सिटीज का कयाम अमल में लाया जा रहा है। लेकिन ये कब होगा? अलार्मिंग बातें हैं उसामा जो आपने, और इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज साइंसदान और माहिर तालीम है डॉक्टर परवेज हुदबॉय। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि HEC की जानिब से PhD और MPhil प्रोग्राम बंद करना क्या दुरुस्त इक़दाम था? HEC ने कुछ यूनिवर्सिटियों में PhD और MPhil के प्रोग्राम मनसूख किए हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त फैसला है। बल्कि इन प्रोग्रामों को कभी शुरू होने की इजाज़त भी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में जिनके पास वो लवाजमात, वो फैसिलिटीज़ ही नहीं कि वो वहाँ पर MPhil और PhD की डिग्रियां करा सकें। और ये सिर्फ लेबॉर्ट्रियों की बात नहीं है या लाइब्रेरियों की बात नहीं है, वहाँ पर ऐसे असातिज़ा भी नहीं है जो इस सतह के ऊपर पढ़ा सकें और जो MPhil और PhD की थीसिस को सुपरवाइज कर सकें। लिहाजा इन जगहों पर ऐसी डिग्रियां कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। इनको फौरी तौर पर खत्म करना एक जरूरी फैसला था। और तो फिर HEC को क्या करना चाहिए बेहतरी लाने के लिए? HEC को बहुत से ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे पाकिस्तान में आला तालीम बेहतरी की तरफ जाए बनिस्बत दूसरी तरफ के। हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के अंदर तहकीकी मकालाजात की एक भरमार पैदा हो रही है और जो जितने पर्चे लिखता है उसको उसी हिसाब से मुआवजा मिलता है, जिसके नतीजे में यहाँ हर साल इन पेपर्स की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता रहा है। मगर ये जाली पेपर्स हैं और इनके होने से पाकिस्तान की आलम को डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी है, जो लेवल है, वो इतनी लो क्यों है? हमारे जामियात में जो तालीम का मेयार है वो गिरता चला गया है और उसकी एक वजह नहीं, कम से कम 2 वजूहात हैं। एक की तो मैंने निशानदेही की थी कि यहाँ बहुत ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो डिग्रियां देती हैं और जो बुनियादी तौर पर जाली हैं। मतलब ये कि उनके साथ कोई ऐसा इल्म वाबस्ता नहीं है और वो इल्म का पैमाना नहीं है। तो अब जितने ज्यादा जाली और बेकार PhD या इन यूनिवर्सिटियों से निकलेंगे, जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं खपेंगे, वो फिर खुद असातिज़ा बनेंगे। तो इसको फौरी तौर पर रोकना जरूरी है और मैं समझता हूं कि HEC का ये फैसला उस जानिब है, एक ठीक फैसला है। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह है कि जो हमारे तालीम की निचली सतह हैं, मतलब ये कि जो इंटर के बाद से तालीम, इंटर से पहले और इंटर के दौरान जो तालीम दी जाती है वो आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है, उस पर पूरा नहीं उतरती। और जब एक तालिब इल्म की बुनियादें, तालीमी बुनियादें कमजोर हों तो फिर वो यूनिवर्सिटी की तालीम से इस्तिफादा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने स्कूल और कॉलेज की तालीम को बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया परवेज हुदबॉय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया और हमारे पास एक बहुत अहम सवाल है हमारी विमेन क्रिकेट टीम की मेंबर्स के लिए। अच्छा, एक तो मुझे मैं आपसे पहले इस पूछ लूं कि T20 तो हमने मेंस क्रिकेट की बात हो रही है, वो ऑलमोस्ट हमने क्लीन स्वीप होपफुली आज हम कर ही लेंगे। 1 डे उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें वी हैवंट डन सो वेल। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप क्रिकेट टीम को? वेल अभी जबरदस्त कर रही है हमारी क्रिकेट टीम, तो कोई एडवाइस नहीं, इसी तरीके से यूनिटी के साथ प्ले
खेलें जिस तरह से पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम और ZTBL की वुमेन क्रिकेट टीम जिस यूनिटी के साथ खेल रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम ZTBL में रह के हमने 7 साल से एक मैच भी अभी नहीं हारा, हमारा रिकॉर्ड है अभी ये कि जिस तरीके से ये पूरी मैनेजमेंट जिसमें हमारे MD साहब खालिद रफीक साहब हैं, सर परवेज हैं, मसूद अनवर हैं और अंजुम सईद अख्तर हैं, इन्होंने जिस तरह से इस टीम को 2009 में बनाया तब से लेकर अब तक हमने एक भी मैच नहीं हारे। तो इसी यूनिटी के साथ भी लड़के खेलें तो वनडे में कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। इतनी बुरी वनडे में कारकर्दगी है और मैं 444 जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बताएं निदा क्या करना है वनडे में बेहतरी के लिए? T20 में तो बहुत बेहतर। आप प्रैक्टिकल 1-2 चीजें बता दें लड़कों को, इतना भी नहीं, बस नैन ने बिल्कुल सही बात की है कि यूनिटी के साथ खेलें और अपने ऊपर एतमाद रखें। इंशाल्लाह ताला वनडे की सीरीज भी आप लोग इसी तरह जीतेंगे जैसे कि आपने T20 जीता है। हमारी तरफ से गुड लक आप सब लोगों को, पाकिस्तान के लड़कों को भी, और हमारे लिए भी गुड लक है कि हमारा भी अब नेक्स्ट फाइनल आ रहा है ZTBL का, जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो फाइनल है हमारा स्टेट बैंक के साथ। तो बाकी हमारी तरफ से गुड लक और बेस्ट विशेस है सबके लिए और पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ हैं। अब आप ये इसको प्रोफेशन कहेंगी क्योंकि 4 साल पहले तक तो शौक से ही आप खेलेंगे। अब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर लड़की आ सकती है, कमा सकती है इतना? ऑफ कोर्स मैं इसको बिल्कुल प्रोफेशनल अब बोलूंगी कि लड़कियां इसको ले सकती हैं बिकॉज इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, डिपार्टमेंट्स भी आ गए हैं, क्लब लेवल पे भी क्रिकेट शुरू होगी। जब हमने शुरू में क्रिकेट खेली थी तो बहुत ही कम पैसों में हमने क्रिकेट खेली और हमेशा इज्जत के लिए क्रिकेट खेली, इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेली। तो अब लड़कियों के पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि बहुत कम टाइम रह गया है। निदा से भी जल्दी, निदा फ्यूचर के कहाँ जाना है आपने? व्हाट आर योर प्लान्स? हाँ जी बिल्कुल, आगे तो प्लेयर तो बन गए पाकिस्तान के, इंशाल्लाह कप्तानी का भी तरफ ध्यान है और कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट ऑलराउंडर बन के दिखाऊं, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1-2 में आऊं। ये बात हुई ना कि मतलब आपका कुछ एम। और मेरी तरफ से जो अब अपकमिंग जितनी भी लड़कियां हैं जो टैलेंट आ रहा है, प्लीज उनके लिए जो पेरेंट्स जो कि अपने टैलेंट अपने घर में छुपा के बैठाते हैं, प्लीज लड़कियों को बाहर निकालें। और ये गेम बहुत अच्छी है, इसका माहौल बहुत अच्छा है और आपको डिपार्टमेंट्स मिल गए हैं, लड़कियां बहुत अच्छे कमा भी रही हैं, फैमिली का सपोर्ट भी कर रही हैं। अच्छा, आगे के प्लान्स पता लग गए हमें। हमारा आगे का प्लान ये है कि हमारे आगे का प्लान ये है कि ब्रेक नहीं हम ले रहे, प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं कि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है और आपसे हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा ये प्लान है कि हम कल और अच्छा शो लेकर आए आपके लिए जी पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज।